ईरान पर अमेरिका और इजराइल लगातार हमला कर रहे हैं। लगातार मिसाइलें, बम, एयरक्राफ्ट सब उसके ऊपर हमला किया जा रहा है और ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ईरान की जो आर्मी है उसने इसका जवाब दिया और पर्शियन गल्फ के जो दरवाज़ा है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, उसको उसने लगभग बंद कर दिया। अब कोई भी शिप बाहर से अंदर नहीं आ पा रहा है और अंदर के शिप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भारत जैसे देशों के लिए कि भारत देश का जो मैक्सिमम आपका कह सकते हैं एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस जो है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा 60% से ज़्यादा वो हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आता है। इसके अलावा हमारे पेट्रोलियम के उत्पाद बहुत सारे हैं, पेट्रोल वगैरह, क्रूड ऑयल वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आता है। तो भारत के लिए तो बड़ी भारी समस्या हो गई। अब इसमें पेट्रोलियम उत्पाद तो हम रशिया से परचेज़ कर ले रहे हैं कि पेट्रोल चाहिए तो रशिया से पेट्रोल और डीज़ल ले लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और भारत के पेट्रोल पंप पे ठीक-ठाक मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है, कोई भीड़ या कतार नहीं लगी है। लेकिन समस्या आ गई एलपीजी में। एलपीजी का मैक्सिमम हिस्सा चूँकि आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से और उसको बंद कर दिया गया, इसलिए भारत में अचानक से गैस सिलेंडर्स की कमी हो गई। अब लंबी-लंबी कतारें लग रही है। लोगों को पता चला कि भाई साहब हो सकता है कि इंडिया में एलपीजी गैस की कमी हो जाए और इसलिए लोगों ने ताबड़तोड़ गैस की बुकिंग करना शुरू किया। एक दिन में 88 लाख के आसपास बुकिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यानी कि लोगों को ज़रूरत कम है, फिर भी लोग घबराहट में बुकिंग किए जा रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या हुआ? एक तो भारत में वैसे ही एलपीजी की कमी थी, ऊपर से लोगों ने ताबड़तोड़ बुकिंग करना शुरू किया। लंबी-लंबी लाइनें लग गईं। 4-4 5-5 घंटे लोग खड़े हुए हैं। कई-कई जगहों पे लोगों को पता चला कि एक दिन जाते हैं, पूरी दिन लाइन में लगे रहते हैं, उस दिन गैस नहीं मिलती। फिर उसके बाद अगले दिन फिर बुलाया जाता है। 2-2 3 दिन तक लोग लाइनों में लगे हुए हैं। पंजाब जैसे जगहों से तो खबरें आई कि वहाँ पर आपस में मारपीट हो गई। तो बड़ी भारी समस्या आ रही है। लोगों में एकदम हड़बड़ी के का माहौल है कि कहीं भारत में अगले कई महीनों तक गैस नहीं मिली तो खाना कैसे बनेगा? अब इसका उपाय सोचने के लिए जनता ने एक नए तरीके के ऊपर जो कुकिंग टेक्निक है उसकी तरफ शिफ्ट हुई और वो है आपका इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव की आजकल हालत ये है कि इंडक्शन स्टोव भी जो कि मार्केट में जिनको कोई पूछता भी नहीं था, 2500 3000 रुपए के आ जाते थे अच्छी कंपनियों के और इनको जल्दी से कोई परचेज नहीं करता था। जो हायर इनकम के लोग थे या जो शौकीन लोग होते थे वो इंडक्शन लेके जाते थे। अब ये हालत है कि मार्केट में कई जगह तो इंडक्शन स्टोव्स भी नहीं मिल रहे हैं और लगातार कंपनीज जो हैं वो नए-नए इंडक्शन स्टोव्स की यूनिट्स बना-बना कर बेचने की कोशिश कर रही है। एकदम प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन गया है। बहुत सारे लोग जिनके पास अभी भी गैस के 2-2 सिलेंडर हैं, भरे हुए हैं, होली के बाद उन्होंने ले रखे थे, उनके मन में भी सोच चल रही है कि भाई इंडक्शन स्टोव खरीदें कि ना खरीदें? ये अच्छा होगा कि नहीं होगा हमारे किचन के लिए? या हमारी जेब पर कहीं महँगा तो नहीं पड़ेगा? 2500-3000 रुपए का खर्च कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अपर मिडल क्लास फैमिली या मिडल क्लास 2500-3000 का खर्चा झेल सकती है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को करने का कोई फ़ायदा होगा कि नहीं? तो चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नज़र से देखते हैं कि वाक़ई में इंडक्शन बेटर होता है या आपकी एलपीजी अच्छी है। तो देखिए इंडक्शन स्टोव अगर आप देखें तो बिल्कुल सी प्लेट जैसी होती है, यहाँ पे बर्तन रखा जाता है, कुछ बटन लगे होते हैं प्लस माइनस यानी टेम्परेचर को धीमा या तेज़ करना है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ है। अब इसको अगर खोल के देखें तो हमें दिखाई पड़ता है अंदर इसके कॉइल होती है, तांबे की कॉइल, तांबे के तार की कॉइल है और एक बड़ा-सा पंखा लगा हुआ है। इसके अलावा स्टोव के अंदर कुछ नहीं है। हमें तो लगा था कि इसके अंदर बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें लगी होंगी, लेकिन इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं लगा रहता। एक कॉइल है और एक पंखा है। अब क्या होता है कॉइल में करंट भेजते हैं, इसकी वजह से कॉइल गर्म हो जाती है। अब ये कॉइल की गर्मी को निकालने के लिए एक पंखा लगाना ज़रूरी नहीं तो मेल्ट कर जाएगी। बस सिंपल सी चीज़ है, कॉइल में करंट भेजो और पंखा आपका उसकी गर्मी निकालता है। लेकिन ये जो कॉइल है ये गर्म इसको करना नहीं है। इसका काम है इसमें अल्टरनेटिंग करंट या एसी भेजा जाता है और ये बनाती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। अब होता क्या है कि जब कॉइल के अंदर करंट भेजते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। गर्म कम होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बड़ा बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये जब बर्तन से टकराता है तो बर्तन आपका गर्म होना शुरू हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। यानी कि करंट कॉइल के अंदर है और गर्म बर्तन हो रहा है। चूँकि करंट कभी भी बर्तन के संपर्क में आता नहीं, बीच में एक बड़ी-सी प्लेट लगी हुई है काँच की, तो काँच की इस प्लेट की वजह से कभी भी करंट जो है, वो बर्तन के संपर्क में आता नहीं, तो कभी भी इंडक्शन का यूज़ करने पर बिजली का झटका लगने का खतरा नहीं होता। तो इंडक्शन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हमारे बर्तनों का को पैदा कर यानी गर्म करने का कार्य करता है। अब इससे फ़ायदा एक और इंडक्शन दे कि इंडक्शन में तो झटका नहीं लगेगा, दूसरा ये पल्स में गर्म करता है बर्तन को। पल्सेस में मतलब पहले तेज गर्म करेगा, फिर धीमा हो जाएगा, फिर तेज करेगा, फिर धीमा हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा दूध जैसे ही प पदार्थ, जिनको हम अपनी गैस पर रखते हैं। गैस पर बहुत बार देखा गया कि दूध जैसे पदार्थ जो है वो उबल कर बाहर गिर जाते हैं।
जबकि इंडक्शन में कुछ सेटिंग्स को लगाने के बाद आप जो है अगर उसको दूध को वैसे ही जलता हुआ छोड़ दें, उबलता हुआ छोड़ दें, तो दूध ओवर बॉयल नहीं होता, यानी कि दूध बाहर गिरने की संभावना नहीं होती। तो भाई 2 पॉइंट मिल गए। इंडक्शन के 2 पॉइंट अच्छे हुए, एक तो इसमें बिजली का झटका नहीं लगता, उसके अलावा दूध, चाय जैसी चीज़ें इससे उबल कर नहीं गिरती। तीसरी खास बात, जो हमारी गैस होती है, गैस को जब हम जलाते हैं तो गैस गर्म होती है, मतलब जलेगी कोई चीज़ तो गर्म ही होगी, और ये गर्मी जाती है कहाँ पर? ये आपके बर्तन में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस गर्मी का 60% कितना परसेंट? 60% हिस्सा जो है वो कभी तक बर्तन तक पहुंच ही नहीं पाता। वो आसपास की हवा को गर्म करने में खर्चा हो जाता है। यानी कि गैस जो जलती है उसका केवल 40% हिस्सा ही बर्तन को गर्म करने में यूज होता है, बाकी 60% हिस्सा आसपास की हवा को गर्म करने में खर्च हो जाता है। इसीलिए जब भी किचन में गर्मी के दिनों में खासकर महिलाओं ने ये चीज देखी होगी कि जब भी किचन में वो गैस जलाकर आधे घंटे तक खाना बनाती है तो किचन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, पसीना निकलने लगता है, क्योंकि गैस बर्तन की जगह पर किचन की हवा को गर्म कर रही है। तो भैया इस वजह से तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं हुई कि मतलब ये एफिशिएंसी तो अच्छी है नहीं। और इंडक्शन जितनी भी एनर्जी पैदा करता है, वो सारी की सारी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा 80-90% से ज्यादा हिस्सा वो बर्तन को गर्म करने में खर्चा होता है। इसलिए इंडक्शन गैस की अपेक्षा ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। कहने का मतलब है अगर आपका इंडक्शन केवल 78 यूनिट 78 यूनिट में इतना ज्यादा खाना बना लेगा, उतने ही खाने को बनाने के लिए आपको पूरा पूरा सिलेंडर लगेगा। जब कैलकुलेशन आप करके निकालेंगे तो करीब करीब 300 रुपए का अंतर आएगा। यानी एलपीजी से खाना बनाना 300 रुपए के आसपास महंगा पड़ता है। तो इंडक्शन सस्ती चीज है, इसमें अपेक्षाकृत इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। दूसरी चीज, हम जब गैसेस की बात करते हैं तो गैस को जब जलाते हैं, भाई हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग तरह के कंपाउंड, वो डिपेंड करता है फ्यूल के टाइप के आधार पर, तो जरूर लीक होते हैं। और इस बार में रिपोर्ट भी आई थी कि जो घर में यूज होने वाली एलपीजी गैसेज है, इसकी वजह से गृहिणी जो है उनको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, यानी कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में अगर लंबे समय तक वो कई सालों तक गैस पे काम कर रही तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इंडक्शन कैसा है? फ्लेमलेस है, इसमें तो आग निकलती ही नहीं, कोई हाइड्रोकार्बन जलता नहीं, इसलिए इसका यूज करने से किसी भी तरह की टॉक्सिक गैस का निकलने का कोई चांस नहीं होता। तो इंडक्शन को एक पॉइंट और मिल गया, यानी कि ना तो बिजली का झटका लगेगा, ना बर्तन से कोई चीज़ उबल कर बाहर गिरेगी, ना इसमें किसी भी तरह की टॉक्सिक गैस निकलती है, और एफिशिएंसी तो अच्छी है, और जेब पर भी कैसा पड़ रहा है? सस्ता। और प्लस ग्लोबल वार्मिंग के लिए चूंकि आप हीट का यूज कम कर रहे हैं, कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसका हम कहते हैं कि कार्बन का जो इम्पैक्ट है वो भी कंपेरेटिवली कम पड़ेगा। प्लस हमने कहा कि फ्लेमलेस है, यानी कि गर्म, इसमें आग नहीं जलती, और आग ना जलने की वजह से किचन गर्म नहीं होता। तो किचन नहीं गर्म होता तो कूल्ड किचन के अंदर, ठंडे किचन के अंदर पंखा चला के, फुल स्पीड पे पंखा चलाकर आप इंडक्शन पे खाना बना सकते हैं, जो कि गैस के ऊपर पॉसिबल नहीं है, गैस की तो फ्लेम ही बुझ जाती है। तो ये सारी खूबियों की वजह से जो इंडक्शन को हमेशा देखा जाएगा कि एलपीजी गैस से ज़्यादा बेटर नंबर मिलेंगे, और ये फ्यूचर की चॉइस है। 70s 80s में जब भारत में एलपीजी सिलेंडर किसी किसी घर में हुआ करता था, उस जमाने में लोगों ने जब स्विच करना शुरू किया, 80s 90s में जब स्विच करना शुरू किया, वो जो केरोसिन के स्टोव्स थे जिनमें से ढेर सारा काला धुआं निकलता था, बर्तन काले हो जाते थे, तो एलपीजी एक रिफॉर्म की तरह आया। ज़्यादा स्वच्छ था, ज़्यादा शुद्ध था, और इससे किसी भी तरह की दुर्घटनाएं होने का खतरा कम था। अब जो है वक्त बदल गया है, अब वक्त आ गया है कि लोग अपने आप को अपग्रेड करें इंडक्शन की तरफ, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध कितना लंबा चलेगा इसकी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हाँ, लगातार अपने किचन को अपनी लाइफ की तरह अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। तो आज के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एलपीजी का जो हमारा जो सिस्टम है, उसकी अपेक्षा इंडक्शन का जो सिस्टम है वो कई गुना ज़्यादा बेटर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।